हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत सारी कोचिंग क्लासेस है, वो अपनी ऑनलाइन क्लास देने के भी आपसे एक मोटी फीस वसूल रही है। तो आप हमारी इस निःशुल्क क्लास को लेने में रुचि रखते रहें। और ख़ास तौर से हमारी क्लासेस है हमने सरकारी विद्यालय के उन विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए बनाई है जिनके पास मोटी फीस चुकाने के लिए इतना धन नहीं है। तो उनके लिए ये हमारी विशेष मुहिम है। साथ ही अगर आप निजी विद्यालयों में भी अध्ययन देते हैं तब भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी पढ़े और आगे बढ़े। हम पढ़ रहे हैं IR और IR में हम पढ़ रहे हैं भारत नेपाल संबंध। हमने कल आपको भारत और नेपाल की जो बेसिक जानकारी थी वो दी थी कि भारत की तरह ही नेपाल ही एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति वाला राष्ट्र है। कभी आपको नेपाल जाने का अवसर मिले तो आप देखेंगे वहाँ हमारी तरह ही गणेश जी के मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, वहाँ शिव पूजा होती है, गणेश पूजा होती है और हमारे ही त्योहार। क्योंकि जो आधा नेपाल है, जो मध्यदेश का क्षेत्र है, वो बिल्कुल मैदानी भाग में रहने वाला नेपाली एकदम भारतीय लगता है। ऊपर की ओर जब हम पहाड़ी ओर के क्षेत्र की ओर जाते हैं तब जरूर चीन का प्रभाव या चीनी संस्कृति का प्रभाव है वो नेपाल पर देखने को मिलता है। लेकिन आधा नेपाल मैदानी भाग वाला बिल्कुल भारत नेपाल और भारत का जो पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड का जो जिला है, और भारत का उत्तर प्रदेश और बिहार बिल्कुल पूरा का पूरा सटा हुआ, वहाँ सीमा भी नाम मात्र किसी दिखाई देती है। दोनों देशों में आवागमन में किसी तरह की वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे एक ही जमीन के दो टुकड़े हैं, नेपाल और भारत, दोनों एक जैसे लगते हैं। तो हमने कल नेपाल की आधारभूत आपको जानकारी दी। आज हम पढ़ेंगे कि भारत और नेपाल है, भारत की आज़ादी के बाद किस तरह से इन दोनों देशों में संबंध रहे है। भारत जब 1947 में आज़ाद हो गया, भारत ने अपना संविधान बना लिया, तो नेपाल के रूप में भी वही मुहिम चली कि नेपाल का एक संविधान तैयार किया जाएगा और इसके लिए भारत की सहायता ली जाएगी। तो 1947 में एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को नेपाल भेजा गया ताकि वो नेपाल का संविधान तैयार कर सके, क्योंकि भारत का यह सोचना था कि नेपाल में भी राजतंत्रशाही समाप्त हो और वहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। तो उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए भारत द्वारा अपना एक वरिष्ठ राजनयिक है वो नेपाल भेजा गया और उसके द्वारा जो संविधान के द्वारा राजशाही निरंकुशता का अंत करने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास किया गया। हालांकि बाद में ये प्रयास विफल रहे, क्योंकि वहाँ के जो राणाशाही शासक है उन्होंने इसका विरोध किया था। अब 1949 में भारत नेपाल संधि का मसौदा भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन वहाँ स्थानीय राजाओं के विरोध के कारण वो संधि नहीं बन पाई थी। अप्रैल 1950 में जनरल शमशेर और एनएम दीक्षित ने भारत नेपाल सुधारने के लिए भारत यात्रा की थी और इंडो नेपाल संधि जो ऐतिहासिक संधि है वो संधि दोनों के बीच में हुई थी। अब 1900 भारत के आज़ाद होते ही नेपाल में भी राणाशाही से मुक्ति के लिए आंदोलन छिड़ गया था। जो मैदानी इलाके में रहने वाले मध्य क्षेत्र के नेपाली थे उन्होंने वहाँ मुक्ति आंदोलन शुरू कर दिया था और 16 नवंबर 1950 को वहाँ के शासक त्रिभुवन ने राज परिवार के 14 सदस्यों के साथ में वहाँ से भागकर भारत में शरण ले ली थी और यहीं से भारत और नेपाल के संबंधों में है वो चिड़चिड़ाहट के बिंदु शुरू हो गए थे, क्योंकि नेपाल के राणाओं को ये लगता था कि भारत जानबूझकर हमारे यहाँ आंदोलन है वो करवा रहा है, ये मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, जबकि भारत का एक ही उद्देश्य था कि इस हिंदू राष्ट्र में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो। और राणा शमशेर के विरुद्ध वहाँ पर विद्रोह हो गया था। फिर वापस से जो त्रिभुवन राजा थे, वहाँ के महाराज त्रिभुवन, जो 14 सदस्यों के साथ आकर जिन्होंने भारत में शरण ली थी, और ये मुक्ति आंदोलन भी भारत की भूमि से ही संचालित किया गया था, तो उन्हें पुनः शासक बनाया गया और नेपाल में
ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। और इस तरह से भारत और नेपाल के बीच संबंध है वो अच्छे और शांतिपूर्ण और सुदृढ़ रहे। और नेपाल में लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और 1955 में नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी दिलवाई थी। अब नेपाल के शासकों को ये लगा था कि वास्तव में भारत उसका हितैषी है। उन्होंने नेपाल को भारत ने ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता दिलाने में वो कामयाब रहा था। और इसलिए 1 फरवरी 1955 को नेपाल के विदेश मंत्री ने ये घोषणा की कि भारत के प्रति शत्रुता की बात नेपाल बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी वो भारत के साथ अपना मित्रतापूर्ण संबंध है वो बनाए रखना चाहते हैं। यानी 1947 से लेकर लगभग 1958 तक भारत और नेपाल के बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध है वो बने रहे। अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1959 में प्रधानमंत्री कोइराला ने शासन ग्रहण किया। और कोइराला की जो रुचि थी वो चीन के प्रति अधिक थी। हमने आपको पूर्व में स्पष्ट कर दिया था कि माओवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन लगातार नेपाल में रुचि दिखाता रहा। और जो नेपाल का ऊपरी हिस्सा है, यानी चीन तिब्बत की सीमा से लगता हुआ जो हिस्सा है, वहाँ पर लगातार चीन है वो माओवादी विचारधारा का प्रचार करता रहा, क्योंकि भारत में माओवादी विचारधाराओं पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उस माओवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए और लगातार भारत और नेपाल के बीच जो सकारात्मक संबंध बन रहे थे उसको हटाने के लिए चीन है वो लगातार अपने विस्तारवादी मंसूबों से उसमें अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। तो उन्होंने 1968 में 1959 में कोइराला, प्रधानमंत्री कोइराला को चीन बुलाया और वहाँ के जो शासक थे चाओ एन लाई, उन्होंने भी नेपाल की यात्रा की थी। और दोनों के बीच एवरेस्ट पर्वत शिखर को लेकर एक समझौता भी तैयार हुआ था। और अब जब, क्योंकि पहले ही बता दिया कि जो आधा नेपाल है वो भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं है। जो मध्यदेश का क्षेत्र है उसमें जब भी कभी कोई परेशानी हुई, जैसे राजा त्रिभुवन है उनको परेशानी हुई तो उन्होंने भारत में शरण ली, ऐसे ही वो भारत से अधिक प्रभावित रहे और भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध करना चाह रहे हैं। तो कोइराला सरकार का चीन के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसका विरोध हुआ और थोड़े ही दिन बाद में कोइराला मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया था। और वहाँ फिर महाराजा महेंद्र है उन्होंने सत्ता संभाली और उन्होंने चीन के साथ काठमांडू लहासा मार्ग है उसका समझौता कर लिया। इसका भारत में बहुत अधिक विरोध हुआ था, क्योंकि भारत को व्यापार करने के लिए पूर्व में ही भारत ने एक ट्रांजिस्टर कॉरिडोर है वो जो पारगमन संधि के तहत पारगमन का रास्ता है, यानी बंगाल की खाड़ी तक का रास्ता एक अंदर से दे रखा है ताकि नेपाल है वो अपना व्यापार है वो विकसित कर सके, क्योंकि नेपाल के पास कहीं से भी चारों ओर से समुद्री सीमा है वो नहीं लगती है। तो भारत ने अपना जो बंदरगाह है वो नेपाल के लिए पहले से ही खोल रखा था। तो इस काठमांडू लहासा मार्ग को मंजूरी देने पर भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ था। और फिर अचानक चीन ने जब भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया था, तब नेपाल है वो तटस्थ बना रहा। उसने उस समय न चीन का समर्थन किया न भारत का, जबकि भारत हमेशा ही नेपाल में शांति व्यवस्था स्थापित करने में या नेपाल की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहा है। क्योंकि जैसा कि पंडित नेहरू ने भी कहा था कि नेपाल पर आक्रमण को भारत पर आक्रमण माना जाएगा, नेपाल के मित्र है वो भारत के मित्र होंगे, नेपाल के शत्रु है वो भारत के शत्रु होंगे। जब इतना समर्थन देने के बाद भी 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जबकि भारत की उस समय आर्थिक दशा है वो बहुत अधिक जर्जर थी, हमारा जो नेतृत्व है वो दुर्बल हो रहा था, क्योंकि पंडित नेहरू जी का स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता जा रहा था। उस समय ऐसी परिस्थितियों में भी नेपाल ने भारत का साथ नहीं दिया था, जबकि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है। आज भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के और नेपाल के जो मैदानी भाग है वहाँ वैवाहिक संबंध होते हैं और रोटी का मतलब वो एक दूसरे के भोज में शामिल होते हैं। तब इतना अधिक नज़दीकी संबंध होने के बाद भी नेपाल का जो राजशाही है उन्होंने
भारत की ओर से कोई समर्थन नहीं दिया था और न चीन का विरोध किया था। तो आज हमने 1947 से लेकर 1962 तक की जो नेपाल और भारत के साथ किस तरह के संबंध रहे, यानी 1955 तक दोनों के संबंध बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे रहे थे। उसके बाद किस तरह से चीन ने अपने माओवादी विचारधारा या कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार प्रसार करके अपनी तरफ नेपाल का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, उसके कारण दोनों के बीच में तनाव के बिंदु रहे। जबकि भारत हमेशा ही नेपाल में शांति चाहता है और भारत का नेपाल में शांति रखने का एक उद्देश्य भी है, क्योंकि नेपाल है वो भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। नेपाल है अगर वो चीन को अपनी भूमि है वो भारत में अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए देता है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए भी वो हमेशा नेपाल के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। तो हम लगातार भारत नेपाल संबंध, भारत के पड़ोसी देश राज्यों के साथ संबंध है वो आपको बताते जा रहे हैं, आपको समझाते जा रहे हैं। और शुरू से आखिर तक यानी 2020 तक नेपाल और भारत के संबंध वो किस तरह के रहेंगे, ये सारा आपको मैटर समझाया जाएगा। जो मुख्य विवाद है, काला पानी वाला विवाद है, मध्यस्थ का क्षेत्र और चीन और भारत के जो संबंध है वो किस तरह से प्रभावित है, उसको हम एक एक करके सभी चीज़ें हैं, पारगमन संधि है, वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और शर्त यह है कि आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको जो लाभ मिल रहा है वो लाभ आपके मित्रों को भी मिलना चाहिए, आपके सहपाठियों को भी मिलना चाहिए। तो अभी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।